आज की वीडियो में हम लोग नेट जेआरएफ के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, इसके एग्ज़ाम कब होते हैं, फॉर्म कब निकलता है, कितनी बार एग्ज़ाम होता है साल में, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, पेपर पैटर्न क्या है, कितने सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम होते हैं और इसमें मार्किंग स्कीम क्या है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेट जेआरएफ से रिलेटेड आपका कोई डाउट रह नहीं जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखो और कोई दिक्कत कोई परेशानी आएगी तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट के दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है आपका यूजीसी नेट, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट कहते हैं। ये साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं है। दूसरा होता है CSIR नेट, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कंडक्ट करवाता है, और ये वाला जो नेट है ये साइंस वाले बच्चों के लिए होता है। तो मैं फ़िलहाल साइंस वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, तो मैं UGC नेट के बारे में नहीं बताऊँगी, मैं CSIR नेट के बारे में बताऊँगी। ओके, सो अगर आप ये UGC नेट के बारे में देख रहे हो तो इस वीडियो को स्किप कर दो और मुझे कमेंट में मेंशन कर दो कि आपको UGC नेट पे भी सेम वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं CSIR नेट के बारे में। CSIR नेट टोटल 5 एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है 5 सब्जेक्ट में। सबसे पहला है लाइफ साइंस, ठीक है, जिसमें जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स हैं, जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आपके जो भी बायो साइंसेज है, माइक्रोबायोलॉजी है, जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स हैं वो लाइफ साइंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका केमिकल साइंस। केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज कर रहे हो आप मास्टर्स में, वो आ जाएंगे केमिकल साइंस में। इसके बाद होता है मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिक्स के जितने भी कोर्स कर रहे हो वो इसमें आ जाएंगे। इसके बाद होता है आपका एटमॉस्फेरिक, प्लानिटरी या फिर आपका ओशियन साइंस, ठीक है, ये सारे अगले पेपर में आ जाएंगे। और लास्ट आपका रहता है फिजिकल साइंस। ये 5 पेपर होते हैं CSIR नेट में, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना इन 5 में से आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, किसका आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। ये टोटल 5 पेपर होते हैं CSIR नेट में। अब नेट होता क्या है, CSIR नेट, ये JRF, ये क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ इत्मीनान से। देखो, CSIR नेट का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इस एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। इन 200 मार्क्स में अगर आप 100 मार्क्स सिक्योर करते हो, नियरली 100, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है, हर साल कट ऑफ हल्की फुल्की वैरी करती है, नियर अबाउट 100 मार्क्स अगर आप सिक्योर करते हो तो आप नेट क्वालिफाइड कहलाओगे। इससे आप कर क्या सकते हो, नेट क्वालिफाइड करने के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो वहाँ से, और अपना PhD परस्यू करके लास्ट में चल करके आप प्रोफेसर बन सकते हो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया तो। नेट कैसे क्वालिफाई होगा, आपको 200 में से कम 100 नंबर लाने होंगे। ये एक एवरेज नंबर बता रही हूँ, ये एक एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि कट ऑफ हल्की फुल्की वैरी होती रहती है चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। दूसरा होता है JRF, जो कि सुपीरियर माना जाता है। JRF में आपको 200 में से लगभग 120 नंबर लाने होते हैं, 120 मार्क्स लाने होते हैं 200 में से। JRF करने से क्या होगा, आप लेक्चररशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, प्लस आप रिसर्च के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। आप किसी कॉलेज से ही रिसर्च करना चाहते हो और चाहते हो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिले, फेलोशिप मिले, तो आप JRF के लिए जाओ, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं इन दोनों के बारे में। एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही एग्ज़ाम में अलग अलग स्कोर पे आपको नेट या JRF कहा जाता है, ठीक है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप लेक्चररशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप लेक्चरर बन सकते हो कॉलेजेस में, ठीक है। और अगर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 5 साल तक स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड मतलब फेलोशिप या स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं, पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको मंथली बेसिस पे 32,000 से 34,000 तक दिया जाता है 2 साल तक। और जैसे ही 2 साल बीतते हैं, आने वाले 3 साल जो रहेंगे, उन 3 सालों में आपको 36,000 से लेकर के 40,000 तक की स्टाइपेंड दी जाती है। कॉलेज टू कॉलेज हल्का फुल्का वैरी करता है, डिपेंड करता है आपने कहाँ एडमिशन लिया है, हल्का फुल्का वैरी करता है, ज़्यादा वैरी नहीं करता है, ठीक है। तो आप मान के चलो आपकी 30 से 36,000 तक की आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाएगी 5 साल तक, खाली पढ़ने के लिए, खाली PhD करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपको 5 साल तक आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ऊपर से सालिना आपको साल के अकॉर्डिंग भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। को 80,000 तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं वंस इन अ ईयर।
आपके रिसर्च के लिए मोटिवेट करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए 80,000 तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप एमएससी कर रहे हो तो आपको नेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, CSIR नेट का एग्ज़ाम। नेट क्वालिफाइड करते हो तब भी अच्छी बात है, JRF कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसा पूछेंगे कि JRF कर लिए तो क्या हम लेक्चरशिप नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो। JRF मतलब आप नेट और JRF दोनों क्वालिफाइड हो, और सिर्फ नेट क्वालिफाइड हो मतलब आप JRF नहीं हो। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक बार दिसंबर में और दूसरी बार जून में। ठीक है, हर साल 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, एक बार दिसंबर में और एक बार जून में। दिसंबर में जो एग्ज़ाम होता है उसके फॉर्म आपके नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, और दिसंबर में जाके आपका एग्ज़ाम हो जाता है, एंड विद इन 1 to 2 मंथ आपके रिजल्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका जून में एग्ज़ाम होता है उसके फॉर्म मार्च में निकलते हैं, एंड अगेन आपका जून में एग्ज़ाम होकर के 1 to 2 मंथ में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, और आप ये एग्ज़ाम एमएससी के सेकेंड सेमेस्टर से दे सकते हो। सेकेंड सेमेस्टर जैसे आपने क्वालिफाई किया या सेकेंड सेमेस्टर में हो, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जून वाला अटैम्प्ट आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी मान लो आप सेकेंड सेमेस्टर में हो तो आप जून वाला अटैम्प्ट दे सकते हो, दिसंबर वाला दे सकते हो। ठीक है, तो आप सेकेंड सेमेस्टर में होने चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, कम से कम सेकेंड सेमेस्टर होना चाहिए। ओके, और एक और बात इम्पॉर्टेंट है, मान लो आपने सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, और एग्ज़ाम मान लेते हैं आपने JRF क्वालिफाई कर लिया, लेकिन एमएससी पूरा होने के बाद आपके 55% से कम नंबर आए, जनरल वालों के लिए बता रही हूँ, 55% से कम नंबर आए एमएससी में, तो आपका JRF नहीं माना जाएगा, क्योंकि JRF के लिए 55% मिनिमम एलिजिबिलिटी है। सिर्फ 55% नहीं लाओगे तो आप JRF नहीं कहलाओगे, भले आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। तो अपने एमएससी पे भी फोकस करना। वैसे ऐसा होता नहीं है, जो JRF क्वालिफाई करता है एमएससी में अच्छे खासे परसेंटेज उसके आ ही जाते हैं। तो आप अपने एमएससी पे भी फोकस करना कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ठीक ठाक हो, कम से कम 55% तो आ जाए। ओके, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। JRF के लिए मेनली एज लिमिट है। जनरल मेल को ज़्यादा से ज़्यादा 28 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आप 28 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हो, आपकी एज जब तक 28 साल ना हो जाए। एक चीज़ समझाती हूँ, CSIR नेट का जब फॉर्म आएगा और आपकी ईयर्स मान लेते हैं एज 28 ईयर से ज़्यादा है, और आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, 120 नंबर 130 नंबर तक आपने ला दिया, तब भी आप JRF के लिए नहीं कहलाओगे, क्योंकि आपकी एज लिमिट एक्सीड कर गई है, आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड कहलाओगे उस समय। तो एज लिमिट का भी यहाँ ध्यान रखना होता है। और फीमेल के लिए, जनरल हो या कोई भी हो, फीमेल के लिए 33 ईयर्स तक रिलैक्सेशन है, 33 साल तक, 33 ईयर्स तक वो एग्ज़ाम दे सकती हैं। ओके, और SC ST से बिलोंग करते हो तब भी आप 33 ईयर्स तक दे सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना नहीं आता है तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं लिंक लगा दूंगी, तो आप देख लेना। ऑनलाइन एग्ज़ाम देना टफ नहीं है, आप आसानी से दे सकते हो, आपने अभी तक दे भी दिया होगा। नेक्स्ट, आपका जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब पेपर के पैटर्न की थोड़ा बात कर लेते हैं। पेपर का पैटर्न, पेपर में टोटल 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। ठीक है, इसको पेपर 1 और 2 भी कहते हैं। पार्ट A को हम पेपर 1 कहते हैं, पार्ट B और C को हम पेपर 2 कहते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 पार्ट होते हैं। पार्ट A में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 करने होते हैं। इसमें बड़ी अच्छी बात है कि आपको चूज़ करने का मौका मिलता है तीनों पार्ट में। पार्ट A में टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे, 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स 2 नंबर होंगे, और अगर आप कुछ गलती करते हो तो -1/2 नंबर आपके रिड्यूस कर दिए जाएंगे, इसमें माइनस मार्किंग है। क्लियर? तो इस पार्ट का टोटल मार्क्स हो गया आपका 30, क्योंकि 15 क्वेश्चन करने, टोटल मार्क्स 30। क्लियर? नेक्स्ट आपका है पार्ट B। अच्छा, पार्ट A का एक और बात, पार्ट A में जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, और ये पाँचों सब्जेक्ट के लिए सेम होता है। जो CSIR नेट के 5 पेपर है ना, पाँचों पेपर के लिए जो पार्ट A है वो सेम होता है। ठीक है, पाँचों पेपर में जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 15 करने होंगे, 15 करने होंगे, और टोटल मार्क्स इसका होता है 30। ओके, पार्ट B की अब बात करते हैं। पार्ट B में आपके अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, पार्ट B और C में। मान लो आपने बायोलॉजिकल साइंस यानी कि लाइफ साइंस चूज़ किया है तो लाइफ साइंस के क्वेश्चन आएंगे, केमिकल साइंस चूज़ किया है तो केमिकल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो पार्ट B एंड C आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो पार्ट B में क्या होता है, पार्ट B में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं।
50 मतलब 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, 50 में से 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हो। वैसे इतने भी नहीं होते हैं लोगों से। 50 में से 35 करने होंगे और 35 का अगेन 2 मार्क्स के ये होते हैं, तो टोटल मार्क्स इसका 70 हो जाता है इस पार्ट का। 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है, टोटल मार्क्स 70। एंड इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/2 की रहती है, -1/2। अगर कोई गलती करते हो तो -1/2 आपका रिड्यूस कर लिया जाएगा। तो अभी तक पार्ट ए एंड पार्ट बी मिला के आपके टोटल 100 मार्क्स हो गए। 30 मार्क्स फॉर पार्ट ए एंड 70 मार्क्स फॉर पार्ट बी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में ना टफ क्वेश्चन आते हैं, थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ सकता है। और इस पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट की। जो भी आप यूनिट तैयार कर रहे हो, इसकी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए इसमें ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 25 क्वेश्चंस करने होंगे। ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक भी क्वेश्चन हिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस पार्ट के जो 25 क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 नंबर होगा, 4 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा, यानी टोटल मार्क्स 100 होंगे इस पार्ट के। तो ये पार्ट आपका भले ही कम क्वेश्चन आपको करना है, पर मार्क्स इससे ज़्यादा उठेंगे। और अगर आप गलती करते हो तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पहले 2 पार्ट में -1/2 की हो रही थी, यानी आधे नंबर की हो रही थी। इस पार्ट में -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर। तो आपका टोटल पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होगा। पार्ट ए 30 मार्क्स के, पार्ट बी आपका 70 मार्क्स का, पार्ट सी 100 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स। ओके, 200 में से 100 सिक्योर करते हो तो नेट क्वालिफाइड, 120 प्लस सिक्योर करते हो तो JRF क्वालिफाइड। ये एक एवरेज कट ऑफ है। सो मान लेते हैं अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया, तो JRF क्वालिफाई करने के कितने साल तक आपकी डिग्री वैलिड रहेगी JRF की? तो वो 2 साल तक रहेगी। 2 साल में अगर आपने PhD में एडमिशन नहीं लिया, रिसर्च के लिए आपने काम नहीं किया, तो आपकी JRF वाली जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो वो लाइफ लॉन्ग है। ज़िंदगी में कभी भी आप लेक्चरशिप करना चाहो तो कर सकते हो, वो लाइफ लॉन्ग है। JRF क्वालिफाई कर रहे हो तो JRF के साथ साथ नेट भी क्वालिफाई हो रहा है। आपके रिजल्ट में लिख के आएगा JRF नेट क्वालिफाइड। और अगर आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया तो ओनली नेट क्वालिफाइड। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर आप नेट का करना चाहते हो लेक्चरशिप, तो जीवन पर्यंत कर सकते हो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया। और JRF करना चाहते हो तो 2 साल का मौका रहेगा एग्ज़ाम देने के बाद। ठीक है, तो आप आराम से अपना MSc पूरा करके आप उसको कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स थी नेट JRF एग्ज़ाम के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आपका सारा डाउट सॉल्व हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आपको लगता है कि मैम ये भी बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करो। मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगी और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, और आपके कमेंट पढ़ के हो सकता है किसी और को भी हेल्प मिले। सो आप कमेंट ज़रूर करो। अगर आप कुछ इसके बारे में जानते हो या कुछ और बताना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप खुल के कमेंट करो। मैं हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको प्रॉपर अपडेट देती हूँ, टाइम पर अपडेट देती हूँ। और इसके लिए आप मेरी एक प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो, ताकि नेट JRF का जब भी फॉर्म आए तो मैं आपको बता सकूं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखना। नेट JRF से रिलेटेड हर एक अपडेट मैं उसी प्लेलिस्ट में देती रहूँगी। और अगर गेट पे भी आपको वीडियो चाहिए इस तरह की कि गेट क्या होता है, गेट एग्ज़ाम के बारे में बताओ, तो उसके रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर भी जल्द ही वीडियो बना दूँगी। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। प्रिपेयर वेल फॉर इट। बाय, टेक केयर।